नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही पहाड़ों की ठंडी हवा का एक एहसास सा होता है। मसूरी, इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, सुना है? बिल्कुल। और आज हमारे पास जो जानकारियां हैं वो सिर्फ नाम तक ही नहीं बल्कि इसके इतिहास से लेकर आज के माहौल, कारोबार, राजनीति और जाहिर है पर्यटन तक फैली हुई हैं। अच्छा, तो एक पूरा अवलोकन करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे ये जगह जो कभी अंग्रेजों की खोज थी आज इतनी मशहूर और अहम बन गई। सही। तो चलिए शुरू करते हैं मसूरी की कहानी। कैप्टन यंग से लेकर दलाई लामा और सर जॉर्ज एवरेस्ट तक काफी कुछ है जानने को। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये नाम मसूरी, कहते हैं ये वहाँ खूब मिलने वाली मंसूर नाम की झाड़ी पर पड़ा। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है कि मंसूर झाड़ी की वजह से ये नाम पड़ा, लेकिन इसकी जो कहानी है वो असल में शुरू होती है ब्रिटिश राज में, मतलब गोरखाओं के जाने के बाद। अच्छा, गोरखाओं के बाद? हाँ, देखिए 1815 के आसपास जब गोरखा शासन खत्म हुआ तो उसके कुछ साल बाद 1825 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कैप्टन फ्रेडरिक यंग। उन्होंने ही इसे एक, आप कह सकते हैं, आरामगाह या रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करना शुरू किया। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही वहां पहली बार आलू उगाया था। आलू मसूरी में? हाँ, और पहली गोरखा रेजिमेंट भी उन्होंने ही खड़ी की। तो ये दिखाता है कि कैसे अंग्रेज वहां अपनी जरूरतें और अपनी जीवन शैली स्थापित कर रहे थे। ये तो वाकई दिलचस्प है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट का भी जिक्र आता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिन पर है। जी हाँ, बिल्कुल। सर जॉर्ज एवरेस्ट 1832 से 1860 तक, काफी लंबा अरसा वो वहीं रहे। वो उस समय भारत के सर्वेयर जनरल थे और उनका वहां रहना दरअसल जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे चल रहा था उसके काम से जुड़ा था। उनका घर आज भी वहां एक ऐतिहासिक स्थल की तरह है। अच्छा। और धीरे धीरे ये जगह अंग्रेजों और अमीर भारतीयों दोनों के लिए गर्मी से राहत पाने की पसंदीदा जगह बन गई। और फिर एक और अहम मोड़ आया 1959 में, जब 14वें दलाई लामा तिब्बत से यहाँ आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तिब्बती विद्रोह के बाद अप्रैल 1959 में परम पावन दलाई लामा ने कुछ समय मसूरी में बिताया। अच्छा। और फिर 1960 में वहीं पर पहला तिब्बती स्कूल भी स्थापित हुआ। और आज भी देखें तो वहां एक बहुत जीवंत तिब्बती समुदाय रहता है जो मसूरी की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। इस ऐतिहासिक परत के साथ आज का मसूरी कैसा दिखता है भूगोल के लिहाज से? सुना है नज़ारे कमाल के हैं। यकीनन। देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर है ये। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। यहाँ से आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखती हैं और दक्षिण की तरफ नजर डालें तो पूरी दून घाटी का फैलाव नजर आता है। वाह। मौसम भी ज्यादातर सुहावना ही रहता है जो पर्यटकों को बहुत खींचता है। अच्छा, इतिहास तो बहुत दिलचस्प है, पर आजकल वहाँ लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है? जाहिर है टूरिज्म का बड़ा हाथ होगा। हाँ, सबसे बड़ा हाथ तो देखिए पर्यटन का ही है, मतलब होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, टैक्सी सेवाएं, ये सब। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। और क्या है? वहाँ के जो स्थानीय शिल्प हैं वो भी काफी मायने रखते हैं। जैसे एक तो बिच्छू बूटी है, वो एक स्थानीय पौधा होता है, उसके रेशों से कपड़े या शॉल वगैरह बनते हैं। फिर रिंगाल है, यानी पहाड़ी बांस, उससे भी टोकरियां और दूसरी चीजें बनती हैं। अच्छा, बिच्छू बूटी और रिंगाल। हाँ, और जो तिब्बती समुदाय है वो लोग ऊनी कालीन बनाने में माहिर हैं। मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी का काम भी होता है। और आपने शुरू में वो MDDA का जिक्र किया था, वो क्या चीज है? MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। ये एक सरकारी संस्था है जो इस पूरे इलाके में, मतलब मसूरी और देहरादून में, योजनाबद्ध विकास का काम देखती है। जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। हाँ, हाउसिंग हो गया। ये अब जैसे IT सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो रही है, और थोड़ी बहुत खेती भी होती है, पर मुख्य आधार तो पर्यटन और उससे जुड़े व्यवसायी हैं। समझ गई। और राजनीतिक तौर पर मसूरी का क्या स्टेटस है? राजनीतिक रूप से मसूरी उत्तराखंड विधानसभा की एक सीट है, मतलब अपना एक विधायक चुनते हैं यहाँ के लोग। ठीक है। और शहर के अपने मसलों के लिए नगरपालिका परिषद है, MMC। और एक खास बात यह हुई कि हाल ही में वहां पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। जी, इसे स्थानीय स्वशासन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और क्योंकि ये देहरादून जिले में आता है और देहरादून राजधानी है, तो जाहिर है प्रशासन का सीधा जुड़ाव राजधानी से रहता ही है। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार पहलू पर, घूमना फिरना। मॉल रोड तो शायद सबसे जानी मानी जगह है ना? हाँ, मॉल रोड तो समझिए मसूरी का दिल है।
खरीदारी करने, चहलकदमी करने, शाम को घूमने के लिए सबसे मशहूर। और फिर कैंपटी फॉल्स है, बहुत ही लोकप्रिय झरना है, काफी भीड़ रहती है वहां। फिर गन हिल है, जहां रोपवे से भी पहुंच सकते हैं। रोपवे से? हाँ, और लाल टिब्बा भी है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इन दोनों जगहों से हिमालय के बहुत ही शानदार पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। वाह! और वो कैमल्स बैक रोड, उसका नाम अजीब है। हाँ, कैमल्स बैक रोड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां एक चट्टानी बनावट है जो ऊंट की पीठ जैसी दिखती है। ओह! ये रोड वॉकिंग के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ से सूर्यास्त देखना एक अलग ही अनुभव होता है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर, वो भी देख सकते हैं? जी हाँ, उनके घर और प्रयोगशाला के जो अवशेष हैं वो अब एक दर्शनीय स्थल हैं। थोड़ा ऐतिहासिक महत्व है उस जगह का। सही। और पास में ही लैंडोर है, वो एक शांत छावनी क्षेत्र है, अपनी पुरानी दुनिया वाली खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और हाँ, मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड भी दशकों से वहीं रहते हैं। अरे हाँ, रस्किन बॉन्ड, उनकी कहानियों में तो मसूरी का जिक्र खूब आता है। बिल्कुल, उनकी कई कहानियों में मसूरी जैसे जीवंत उठता है। प्रकृति प्रेमियों या एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी कुछ है वहाँ? जरूर। एक तो बिनोग वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्षी देखने वालों के लिए अच्छी जगह है। फिर ट्रैकिंग के कई रूट्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज भी होती हैं। और एक बहुत ही अनोखी प्राकृतिक घटना है विंटर लाइन। विंटर लाइन, ये क्या होता है? ये अक्टूबर से जनवरी के बीच दिखती है। जब सूर्यास्त होता है तो पश्चिम में क्षितिज पर एक दूसरी बिल्कुल साफ रंगीन रेखा सी बन जाती है। कहते हैं ये दुनिया में बस कुछ ही जगहों पर, जैसे स्विट्जरलैंड और मसूरी में दिखाई देती है। सच में? ये तो कमाल है। जी, तो कुल मिलाकर देखें, मसूरी सिर्फ एक हिल स्टेशन या छुट्टी बिताने की जगह भर नहीं है। सही। यहाँ इतिहास की परतें हैं, संस्कृति का मेल है, पर्यटन पर टिकी अर्थव्यवस्था है और प्रकृति का अद्भुत वरदान भी। वो ब्रिटिश विरासत, तिब्बती प्रभाव और आज की जो चुनौतियां हैं, सब मिलकर इसे एक बहुत ही खास पहचान देते हैं। बिल्कुल सही कहा, पहाड़ों की रानी का खिताब लगता है आज भी इस पे खूब जचता है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि मसूरी जिस तरह पर्यटन और विकास पर इतना ज्यादा निर्भर है, क्या ये हमेशा मुमकिन हो पाएगा कि इसके कुदरती हुस्न और इसकी जो ऐतिहासिक पहचान है उसे बचाते हुए ही आगे बढ़ा जाए? भविष्य में इन दोनों के बीच संतुलन साधना मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है, संतुलन कैसे